हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मराठी विथ माधवी। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 2, मी चित्रकार कसा झालो। ये लेसन लिखा है ल म कडू इन्होंने। इनका जन्म हुआ है 1947 में। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार। त्यांची बाल साहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक, खारीचा वाटा हा कथासंग्रह, जॉर्ज कॉर्वर हे चरित्र, राबीचा मोर हे बालसाहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बालसाहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे। शेवगाव, अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले आहे। आता आपण बघूया की लेखक आपल्याला या लेसनमध्ये काय संदेश देणार आहेत। निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वअनुभवातून या पाठात सांगितले आहे। निसर्गाच्या सानिध्यात राहायला हवे। निसर्ग आपल्याला अनेक कला शिकवतो। निसर्गात लेखक चित्रकला आणि मूर्तिकला कशी शिकले याची सुरस व मनोवेदक कहाणी या पाठात सांगितली आहे। मतलब निसर्ग मतलब नेचर, हमें अच्छे नेचर में रहना चाहिए। हम अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे नेचर में रहेंगे तो हमारे अंदर हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण रहते ही हैं। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करने का मन हर किसी का रहता है। तो हम अच्छे नेचर में रहेंगे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो अपने अंदर कुछ मतलब गुण है तो वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। और लेखक ने ऐसे ही उनके अंदर चित्रकला मतलब ड्राइंग करना और मूर्तिकला मतलब स्टैचू बनाना, ऐसी दोनों कला सीखी है और उसके बारे में लेखक ने हमें ये लेसन में बताया है। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, मैं आपके एज का था तभी मैंने जो देखा है, जो मैंने एक्सपिरियन्स लिया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रथम निसर्ग, आपण निसर्गाला कधीच विसरून चालणार नाही। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं आहे। मतलब पहले नेचर को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं और उसके ऑपोजिट नहीं जाना है, उसके साथ रहना ही हमारे फायदे का है। निसर्गातून आपलं पालनपोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। मतलब नेचर में ही हम पालन पोषण मतलब बड़ा होना, मतलब छोटे से बड़ा होना। निसर्ग में ही मतलब नेचर में ही हम बड़े हो जाते हैं और निसर्ग में ही मतलब नेचर में ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। निसर्ग ढूंढाळत रहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसुकच सापडतील। मतलब निसर्ग में, नेचर में आप कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढते रहो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, उनका प्राथमिक शिक्षण मतलब उनका प्राइमरी एजुकेशन एक छोटे से खेड्यात मतलब छोटे से गांव में हुआ है। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य सुसंस्कृत होतं। उनका जो गांव है वो बहुत अच्छा था, निसर्ग सौंदर्य वहाँ पे नेचर बहुत अच्छा था और सुसंस्कृत मतलब वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा था। घनदार जंगल मतलब फॉरेस्ट मतलब जैसे एक माउंटेन के बीच में बैठा हुआ ऐसे उनका गांव था। दुधड़ी भरून वाहनारी नदी मतलब उनके गांव के पास में ही गांव के पास में ही बड़ी नदी मतलब रिवर थी। नीले डोंगर मतलब ब्लू कलर के माउंटेन थे। हिरवी रानं मतलब सब जगह ग्रीनरी थी। अवघा आनंदी आनंद मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे था, बहुत अच्छा लगता था उनको वहाँ पे। अशा वातावरणात माणसाची सृजनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच। माझा एक मित्र होता, आम्हाला खूप वाटायचे की आपण चित्र काढावेत, पण काय करणार। वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में
कुछ ना कुछ अच्छा करने का मन ज़रूर होगा। और मेरा एक फ्रेंड था, उसको और लेखक को ऐसा लगता था कि हमें ड्राइंग करना चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे, आमच्याकडे कसली साधनं नव्हती। मतलब ड्राइंग करने के लिए जो चीज़ें लगती है वो कुछ भी उनके पास नहीं था। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडा, साधा कागदही नव्हता। मतलब उनके पास पेन्सिल, रंग रंग मतलब कलर्स, ब्रश ये तो छोड़ दो, लेकिन ड्राइंग करने के लिए पेपर कागद मतलब पेपर पेपर भी उनके पास नहीं था। अभ्यासाची एकच वही, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल। मतलब उनको पढ़ाई करने के लिए एकच वही मतलब एक ही नोटबुक मिलता था और पाटीवर लिहिण्यासाठी एक पेन्सिल। पाटी मतलब छोटा सा बोर्ड, उसके ऊपर लिखने के लिए छोटी पेन्सिल। पेन्सिल मतलब चौक जैसी छोटी पेन्सिल पहले आती थी, उसको वो पेन्सिल बोला है उन्होंने। तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। मतलब वो टूट गई तो भी संभाल के यूज़ करना पड़ता था। दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती, काय की क्योंकि दूसरी मिलेगी या नहीं पेन्सिल ये पता नहीं था। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना, वात्रटपणा वाटायचा। मतलब ड्राइंग करना ये ना घर के लोगों को अच्छा लगता था ना मास्तराना, मतलब नहीं उनकी टीचर लोगों को, मास्टर मतलब उनके टीचर्स, उनको अच्छा लगता था। वात्रटपणा वाटायचा। मतलब चित्र 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 मतलब ड्राइंग करना मतलब कुछ अलग है, ये कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे उनके घर वालों को और उनके टीचर्स को लगता था। वैशाख महिन्यात ऊन करपून टाकणारं असायचं। आम्ही गावातील सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। वैशाख मतलब एक मराठी मंथ है, तभी गर्मी का मौसम रहता है। तभी बहुत गर्मी पड़ती थी और वो गांव के सब बच्चे नदीच्या डोहात मतलब उनके गांव में नदी है तो नदी के पानी में जाके बैठते थे। अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं। मतलब पानी में बैठ के जब ठंड लगती थी तो वापस वो नदी के मतलब रिवर के बाहर आके बैठ जाते थे। कांटा लगतच खूब खड़क होते। मतलब नदी के किनार की तरफ ही बहुत खड़क मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले। मतलब वो रिवर के बाजू में बड़े बड़े पत्थर थे और हमेशा पानी बहता रहता था, इसलिए वो मतलब ऐसे बहुत बड़े पत्थर थे और सपाट मतलब पूरे ऐसे फैले हुए और लांबरुंद मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे पत्थर, खड़क मतलब पत्थर थे। आम्हाला तिथेच आमचा कॅनव्हास सापडला और लेखक बोल रहे हैं हमें उधर ही हमारा कैनवास मिल गया। कैनवास मतलब जिसके ऊपर ड्राइंग करते हैं उसको कैनवास बोलते हैं। ये कैनवास आप देख रहे हो, या कैनवास देखा आपने जिसके ऊपर ड्राइंग करते हैं। ये कैनवास इनको लेखकों को रिवर के बाजू में ही बड़े पत्थर में बड़े बड़े स्टोन में मिल गया है, मतलब उसके ऊपर वो ड्राइंग करेंगे बड़े पत्थर के ऊपर। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती, पण कशानं काढणार, मतलब ये बड़े पत्थर के ऊपर बहुत सारे पिक्चर उनको निकालने आ जाते, लेकिन किससे निकाले, तोही मार्ग सापडला। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, अभी हम ड्राइंग किस चीज़ से करेंगे, वही चीज़ हमें मिल गई। उनके इधर तांबूस रंगाचा मुरूम मतलब रेड, तांबूस मतलब रेड कलर का या पत्थर रहता है। तांबूस रंगाचा मुरूम, मुरूम मतलब एक छोटा सा पत्थर, रेड रंग का पत्थर रहता है। शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात और पिवळट मतलब येलो कलर के कुछ स्टोन भी मिलते हैं। ते दगड आपटले की त्याची पिवळी पिवळी भुकटी पड़ते और वो उसको हम उसका पाउडर बनाएंगे तो येलो कलर का पाउडर बन जाता है। अगदी पिठासारखी असते, हवं तसं पानी घातलं की पिवळा रंग तैयार। और उसका जो पाउडर बनाया जाता है उसका थोड़ा पानी, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे तो येलो कलर तयार हो जाता था। मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। मतलब वो मुरुम का जो स्टोन था, मुरुम नाम का एक स्टोन था, उसको पानी में थोड़ा गीला करेंगे तो रेड कलर तैयार हो जाता था और उससे वो पत्थर के ऊपर ड्राइंग करते थे।
काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। मतलब अभी उनको कैनवास मिल गया था, पिक्चर निकालने के लिए स्टोन मिल गए थे, तो अभी ड्राइंग करने के लिए क्या निकालू और क्या नहीं, ऐसा उनको लगता था। गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो। मतलब ऐसे घुटने टेक कर बैठकर वो पिक्चर निकालते थे। रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल लाल जर्द झालेल्या असायच्या। मतलब वो पत्थर के ऊपर पहले लाइन खींचते थे, थोड़ा आगे जाते थे और पीछे देखते थे, तो वो जो लाइन थी वो पूरी लाल लाल जर्द मतलब पूरी रेड कलर की उनको दिखाई देती थी। आणखी सुरसुरी यायची। मतलब बहुत अच्छा लगता था और कुछ क्या 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 करूँ और क्या नहीं ऐसा लगता था। तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्यांची सालतं गेलेली लक्षातच यायची नाही। और वो जो पत्थर पे पिक्चर निकालते थे वो पत्थर गर्मी की वजह से गर्म हो जाते थे, तो वो घुटने के ऊपर बैठ के पिक्चर निकालते थे, इसलिए घुटने की इधर की स्किन निकल जाती थी, वो भी उनको ध्यान में नहीं आता था। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं। काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार? फिर उन्होंने कुछ उभ्या मतलब स्टैंडिंग स्टोन पे ड्राइंग करना चालू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उनको ये ध्यान में आया कि ये हमने ड्राइंग तो कर दिया है, लेकिन अभी इसमें हमें क्या करना है, कलर्स भरने हैं, लेकिन वो कहाँ से लाएंगे? काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार? त्या दिवसात काटेसावर फुलते, लाल भडक होते, तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिळतो। मतलब काटेसावर मतलब वो एक फ्लावर का पेड़ है और वो रेड कलर का, लाल भड़क मतलब रेड कलर का रहता है। वो फूल के बीच में जो पराग मतलब छोटे छोटे ऐसे लाइन रहते हैं, उसको पराग, फूल के बीच में सेंट्रल में जो छोटे छोटे लाइन्स रहते हैं उसको पराग बोलते हैं। वो पानी में डाल के अगर उसको मिक्स करेंगे तो जांभळा मतलब पर्पल कलर रेडी हो जाता है। तो वो एक कलर उनको मिल गया था। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात। मतलब शेंद्री नाम का एक ये था, ट्री था, उसके बीज का भगवा मतलब ऑरेंज कलर उनको मिल गया था। काही पानांचा हिरवा केला मतलब कुछ लीफ का ग्रीन कलर उन्होंने बना दिया। चुन्याचा पांढरा मतलब चुना जो रहता है उसका वाइट कलर्स बना दिया। कुंकवाचा लाल मतलब जो कुमकुम हम यूज़ करते हैं उसका रेड कलर उन्होंने बना दिया। आणि दगडाचा पिवळा होता और ऊपर जो स्टोन उन्होंने यूज़ किया था उसका येलो कलर उनके पास था ही। बांबूची कोळी काडी घेऊन पुढचं टोक टेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा। मतलब बांबू का जो पतला वाला काटी रहता है वो लेते थे और उसको उसका सामने वाला पार्ट पत्थर से पत्थर से उसको प्रेस करके उसका ब्रश बना देते थे। तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो। तहानभूक मतलब प्यास और भूख सब भूल के हम वो पिक्चर को कलर करते थे। नजर जाए तिथपर्यंत चित्र मतलब जहाँ तक देखो वहाँ तक हमने पूरा ड्राइंग ही करके रख दिया था। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी वाहायला लागायची, आमचे चित्र नदीच्या पोटावर गडप व्हायचे। मतलब कुछ दिन बाद क्या होता था कि बारिश आने लगती थी और बारिश आने की वजह से नदी का पानी बढ़ जाता था और उनके सब पिक्चर्स मिट जाते थे, गायब हो जाते थे। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। निसर्ग किती परीने आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। मला इतकंच म्हणायचं की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, मी जे हे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे हे एक उदाहरण आहे। मतलब मैं व्यक्तिगत मतलब खुद के बारे में आपको ये बता रहा हूँ, ये खाली एक एग्जाम्पल है। नेचर जो है ये हमें बहुत देता है, तो हमें उसमें से चीज़ें लेनी आनी चाहिए। अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ करने की इच्छा है, तो आपके पास कुछ चीज़ नहीं है इसलिए रुकना नहीं है, आपको वो चीज़ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी और आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसे लेखक को यहाँ पे बताना है। आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा, पण नदी वाहतच असायची। मतलब अभी बारिश का मौसम चालू है, श्रावण मंथ, श्रावण ये मराठी मंथ है, ये ख़त्म होने आता आता है, तब तक बारिश कम हो जाती थी, लेकिन नदी का पानी
बहता रहता था. आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाड़ायचा. और जो खड़क मतलब जो स्टोन नदी के पानी के अंदर गए थे, वो ओपन होने तक चैत्र महीना आ जाता था. तो और काय करायचं मतलब तब तक जब तक वो स्टोन ऊपर नहीं आएंगे, पानी के ऊपर नहीं आएंगे, तब तक क्या करेंगे ऐसे उनको लगने लगा. त्यातून आम्हाला मातीचा नाद लागला. और अभी क्या करना है ये वो सोच रहे थे, तभी वो बोल रहे मातीचा नाद लागला. माती मतलब मिट्टी, मिट्टी से कुछ ना कुछ करते हैं ऐसे उनको लगा. लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी लागायची. मतलब उनके गांव में जो मिट्टी थी वो लाल भडक मतलब रेड कलर की थी. मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी लागायची. मतलब वो मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी. लोण्यासारखी, लोण्यासारखी मतलब मक्खन जैसी. वो बोलते हैं इतनी सॉफ्ट थी कि हाथ में मक्खन ले से लगता था. मूर्ति कराव्यात असं ठरलं. मूर्ति मतलब स्टॅच्यू. स्टॅच्यू बनाएंगे ऐसे उन्होंने डिसाईड किया. पण हा मातीचा खेळ लपून छपून करावा लागे. कधी गोट्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळ बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा. लेकिन ये मूर्ति बनाना मतलब स्टैचू बनाना ये भी छुप के करना पड़ता था, क्योंकि घर के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था. तो वो कभी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला मतलब जो एनिमल्स का शेड रहता है उसके पिछले साइड में, तो कभी मंदिराच्या बकुळीच्या झाडाखाली मतलब उनके गांव में एक टेम्पल था, उसके बाजू में बकुड़ी नाम का एक पेड़ है. वो पेड़ के नीचे वो मूर्ति बना देते. मूर्ति करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या. मतलब मूर्ति वो बनाते थे, लेकिन वो सुखाने के लिए रखने के बाद कुछ दिन बाद उनको स्क्रैचेस आ जाते थे, वो और खराब हो जाती थी. हिरमोड व्हायचा मतलब वो नाराज हो जाते थे. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता. विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं. तो अभी जो मूर्ति बना रहे हैं वो खराब हो रही है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया. तो उनके ध्यान में आया कि गाय का जो गोबर रहता है वो हम यूज़ करेंगे तो हमारी मूर्ति अच्छी बनेगी. त्याला तडे जात नाहीत. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. आता मूर्ति थोड़ा टिकायला लागल्या. अभी उन्होंने क्या किया, गाय का गोबर मिट्टी में मिक्स करके मूर्ति मतलब स्टॅच्यू बनाना स्टार्ट किया. तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या. फिर भी क्या हो गया, पुन्हा विचार सुरू. फिर भी क्या हो गया, वो उन्होंने गोबर यूज़ करके मूर्ति तो बना ली, लेकिन और थोड़े दिन होने के बाद वापस वो मूर्ति को छोटे छोटे क्रैचेस आने लगे थे और मूर्तियाँ खराब होने लगी थी. आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. महादू आयते कपड़े विकायला आणायचा. मतलब उनके गांव में आठवडी बाजार मतलब 8 दिन में मतलब हफ्ते में एक बार वहाँ पे मार्केट लगता था और महादू आयते कपड़े विकायला यायचा. मतलब महादू नाम का एक इंसान वहाँ पे कपड़े बेचने के लिए आ जाता था. सगळा डोंगर भाग फक्त पायवाट. मतलब उनका गांव जो था वो एक माउंटेन के बीच में था. वहाँ पे रास्ता नहीं था. पायवाट मतलब छोटा सा रास्ता था जहाँ से हमने पैर से चल के जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसको पायवाट बोलते हैं. तो अपना माल घोड्यावर लादून आणायचा और वो कपड़े अपने बेचने के लिए जो कपड़े लाता था वो घोड़े के ऊपर रख के लेके आता था. घोडा मतलब हॉर्स. नादरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा. मतलब नादरुकी एक पेड़ का नाम है, उसके नीचे बहुत अच्छा छाव रहता था. तो वो पेड़ के नीचे वो अपने घोड़े को हॉर्स को बांध के रखता था. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. लीड म्हणजे घोड्याचे सेन. मतलब वहाँ पे घोड़ा हॉर्स को बांधा था तो उनको वहाँ पे हॉर्स का गोबर दिखाई दिया. त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते. मतलब उसके अंदर बहुत ऐसे धागे धागे मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेड जैसे थ्रेड जैसा उसका गोबर दिखाई दे रहा था. हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला. ये जो इसमें थ्रेड है वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे ऐसे हमने सोचा. आता आमच्या मूर्तीला बिल्कुल तडे जात नव्हते. केवढा आनंद झाला. और अभी वो क्या करने लगे, जो घोड़े की लीद रहती थी मतलब घोड़े का जो गोबर रहता था वो भी अपने मूर्ति बनाने के लिए उसमें यूज़ करने लगे. तो अभी उनकी मूर्ति मतलब उनकी जो स्टैचू रहते थे वो बिल्कुल भी उसको स्क्रैचेस नहीं जा रहे थे. तो वो बहुत अभी खुश हो रहे थे.
केवड़ा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नहीं। मतलब उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी वो बहुत अच्छी तरह भी बनने लगी, तो वो बहुत खुश हो गए। वो बोल रहे हैं कि मैं इतना खुश हो गया कि मैं आपको ये वर्ड में नहीं बता सकता। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। माध्यमिक मतलब सेकेंडरी स्कूल में जब वो पढ़ रहे थे तो आर्किमिडीज एक बहुत साइंटिस्ट है, उनका लेसन उन्होंने पढ़ा था। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी ते साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा। मतलब वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो वो रिसर्च के लिए छोटी छोटी चीज़ में भी वो ढूंढते रहते थे, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे। ते सापडल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। न्हाणीघर मतलब बाथरूम। जब उनके ध्यान में उनका उनका रिसर्च जब पूरा हुआ, तभी वो यूरेका यूरेका ऐसे बोलते बोलते वो बाथरूम से भाग रहे थे। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, आर्किमिडीज को जितना मतलब जितनी खुशी हुई जब उनका रिसर्च कंप्लीट हुआ, उतनी ही खुशी मुझे हुई जब मेरी मूर्तियाँ अच्छी बनने लगी, उनको स्क्रैचेस नहीं आ रहे थे। आपल्यापुरतं का होईना पण तो एक शोध था। ये क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए ही वो क्या था, एक रिसर्च ही था। मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे। त्याला कायम जागता ठेवा, तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, मुलांनो मतलब बच्चों, आप हर किसी में आर्किमिडीज है। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ अच्छे गुण है ही, आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ करने का अपना काम चालू रखो, तो आप हमेशा अपने लाइफ में खुश रहोगे। अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। आपसुक, आपसुक मतलब आपोआप, अपने आप। दुधड़ी भरून वाहणारी, ओसंडून वाहणारी मतलब बहुत भर के बहने वाली रिवर। तहान भूक हरपणे, कामात मग्न होणे। मतलब तहान मतलब प्यास और भूख मतलब भूख लगना। तो ये सब भूल के अपने काम में बिजी रहना। गडप मतलब गायब, हिरमोड होना मतलब नाराज होणार। नादरुक, पिंपरण आणि पिंपळ वर्गीय झाड मतलब वो एक पेड़ का नाम है। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, उत्तर लिहा। लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वर्णिलेले 2 विषय। मतलब लेखकाने ये लेसन में हमें दो सब्जेक्ट पे बताया है। वो 2 सब्जेक्ट क्या क्या है, एक तो चित्र काटने मतलब ड्राइंग करना था, और दूसरा क्या था, मूर्ति बनवणे मतलब स्टॅच्यू बनाना था। अभी हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। काय ते सांगा। मूर्तीला तडे जाऊ नये यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय। मतलब मूर्ति को स्क्रैचेस नहीं आए, इसलिए लेखक ने क्या ढूंढ के, कौन सा उपाय ढूंढ के निकाला। तो लेखक ने क्या किया, जो घोड़े की लीद रहती है मतलब हॉर्स का जो गोबर रहता है, वो अपने मूर्ति में यूज करना चालू कर दिया। तभी से उनकी मूर्तियाँ अच्छी बनने लगी। दूसरा क्या है, लेखकाचा कॅनव्हास। लेखकाचा कॅनव्हास क्या था, स्टोन, दगड। अभी हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। आकृती पूर्ण करा। इसमें फर्स्ट क्या है, लेखकाने त्यांच्या खेड्याचे सांगितलेले विशेष। मतलब उन्होंने अपने गांव के बारे में क्या क्या बताया था। एक था निसर्गरम्य और दूसरा था सुसंस्कृत। दूसरा क्वेश्चन, लेखकाच्या खेड्याचे सौंदर्य वाढवणारे घटक। मतलब उनके जो गांव था उसका सौंदर्य किस चीज़ में दिखाई देता था। एक है घनदाट जंगल, मतलब बहुत बड़ा जंगल था वहाँ पे। नीले डोंगर मतलब ब्लू कलर के माउंटेन थे। हिरवी राने मतलब सब जगह ग्रीनरी था। दुधड़ी भरून वाहनारी नदी मतलब बहुत बहुत बड़ी रिवर थी वहाँ पे। अभी हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। योग्य जोड्या जुळवा, मैचिंग करना है। पिवळा, पिवळा का क्या आएगा, दगड़ापासून। पिवळा कलर कहाँ से मिला था, दगड़ापासून, स्टोन से। जांभळा का क्या था, काटे सावरीच्या फुलातील परागापासून। थर्ड, भगवा कलर कहाँ से मिला था, शेंदरी झाडाच्या बियापासून। और फोर्थ कहाँ से मिला था, हिरवा झाडांच्या पानापासून।
अभी हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। एका शब्दात उत्तरे लिहा, मतलब 1 वर्ड में आंसर बताना है। इसमें फर्स्ट है बांबूच्या कोवळ्या काडीपासून तयार व्हायचा। बांबू की काठी से क्या बना रहे थे? ब्रश। उसका आंसर ब्रश है। चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा कडक, चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा कागज, मतलब वो पिक्चर किस पे इसके ऊपर निकाल रहे थे? दगड, मतलब स्टोन के ऊपर। लाल भडक मातीपासून तयार केल्या जायच्या, मतलब लाल मिट्टी से वो क्या बना रहे थे? उसका आंसर क्या है? मूर्ति। फोर्थ, ओलं असताना जसं असतं तसंच वाळल्यावरही राहतं, मतलब जैसे उसका आंसर क्या है? वो गाय का गोबर, उसको शेण बोलते हैं। फिफ्थ, घोड्याच्या शेणाला म्हणतात, मतलब घोड्याच्या वो हॉर्स के गोबर को क्या बोलते हैं? लीद। क्वेश्चन 6, तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते, या विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। मतलब लेखक ने क्या बोला है? अगर आपको कुछ करने का मन में है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने मन से, तो आप मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास किया करो, कुछ ना कुछ ढूंढा करो, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसके लिए ये आपको अपने लैंग्वेज में इसका आंसर, आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये आपको लिखना है। अभी खेळूया शब्दांशी। खाली दिलेल्या शब्दातून नाम व विशेषणे ओळखून त्यांच्या योग्य जोड्या लावा। मतलब नीचे वर्ड दिए हैं, इसमें से नाम और विशेषण पहले ढूंढना है। इसमें नाम है डोंगर, दूसरा है रानी और सावली, ये नाम है। और विशेषण क्या है? हिरवी, दाट और नीले, ये विशेषण है। तो इसमें अभी इनका मैचिंग, इन जोड़ा लावा, मतलब इनके मैचिंग भी करना है। तो डोंगर क्या है? इसमें मैचिंग करेंगे हिरवी, रानी, ठीक है। डोंगर का आएगा नीले, नीले डोंगर। और दाट का आएगा सावली, सावली दाट, दाट सावली, ऐसे आएगा। अभी हमारा लेसन और स्वाध्याय दोनों हो गया है। आपको मेरा टीचिंग कैसा लगा, ये आप कमेंट करके बताना। और आपको ये लेसन और मेरा टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू।